आध्यात्म में सहजता पे बहुत महत्व दिया गया है, सहजता का। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति सहजता को समझ नहीं पाता, जरा इसे समझाइए। सहजता क्या है? यदि कुछ आयोजना करते हो, कुछ प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, कुछ प्रभावशाली अभिव्यक्ति देना चाहते हो, है ना, तो वह सहजता नहीं है। जहां आयोजन है वहां सहजता नहीं है। अनायोजित है तो वह सहजता है। जहां प्रिपरेशन है वहां पर मन है। प्रिपरेशन कौन करता है? मन करता है। तो प्रिपरेशन में मन आ जाता है, वहां पर असहजता आ जाती है। जहां प्रिपरेशन नहीं है वहां पर असहजता नहीं आएगी। आप हमसे टॉक करते हैं, है ना, कई बार वो लोग होते हैं ना जो अपना वो पॉडकास्ट आयोजित करते हैं दूसरे चैनल वाले, तो फिर वो जो है अपना, जैसे अनिकेत से बात करते, किसी से बात करते, बोले हम वो क्वेश्चन आंसर वाली लिस्ट भेज देते हैं। तो हम अनिकेत से कहते हैं कि उनको बोलना किसी लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो बोले वो क्वेश्चन हम पूछेंगे तो वो कैसे तैयारी करेंगे वो? तो अनिकेत को बोलते हैं कि नहीं, हम तैयारी करते ही नहीं है किसी चीज की, ठीक है ना। बाय द वे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बोल देंगे भाई नहीं है, इस क्वेश्चन पे हम बात नहीं करेंगे, हमारी समझ के बाहर है। नहीं है तो नहीं बोल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई क्वेश्चन आया और हम इसके बेस पे बात नहीं कर सकते हैं तो फिर वो हम हेजिटेट हो जाएंगे। काहे के लिए हेजिटेट होंगे? भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध जो है उन्होंने तो 13 क्वेश्चन बना रखे थे कि इससे ये वाला क्वेश्चन करोगे हम यहाँ जवाब देते ही नहीं, इसका इससे रिलेटेड तुम क्वेश्चन करोगे इसका हम जवाब देते ही नहीं, तुम पूछते रहो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ है नहीं। बाकी सहजता का अर्थ है कि जहां पर कोई प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। भाई जो घटना घटेगी, जब घटेगी तब जैसा प्रतिसंवेदन होगा, जो हैपनिंग होनी है हो जाएगी, वो सहजता है। जो होगा सो देखा जाएगा, उसमें क्या है। ऐसे ही सारी जगह पर वही होता है ना। जैसे वो ऑफिस में ये लड़की बैठी है, कोई प्रेजेंटेशन देना होगा इसको, तो बड़ी असहज रहेगी ना, बार बार तैयारी, ये वो, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, यह होगा वह होगा। हम पढ़ते थे जब स्कूल में ना, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उधर उधर पे, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, कि वो ब्लॉक लेवल का कॉम्पिटिशन हो गया, उसमें सब जगह से आएंगे बच्चे, उधर से आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, तो वहाँ पर डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। तो वो जो है टीचर्स को पता चल गया था, तो डिबेट कॉम्पिटिशन, इस लड़के का नाम डाल दो। हम कहते थे नाम डालना, लेकिन देखना सब्जेक्ट हमको पता बताना भी नहीं, और अपोजिशन में डालना। कितना भी अच्छा सब्जेक्ट हो हम उसके अपोज में बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? उसके अपोज में। और हमें उस सब्जेक्ट बताना नहीं। जब होने वाला होगा ना कंपटीशन, उस समय बता देना कि ये सब्जेक्ट है, इस पे बोलना है। स्कूल पढ़ते थे तब हम, और हमेशा प्राइज लेके आते थे। सब्जेक्ट कितना भी अच्छा हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हम उसके खिलाफ ही बोलेंगे। डिबेट कंपटीशन में ऐसे होता है ना, एक पक्ष और विपक्ष, हम अपोज में बोलेंगे। और सब्जेक्ट हमें पहले से नहीं चाहिए, हमें तैयारी व्यारी नहीं करनी की है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि प्रतिसंवेदन, उस समय जो होगा सो देखा जाएगा। भाई सब्जेक्ट सामने आया तो उसको फेस करेंगे तो जो प्रतिसंवेदन होना है हो जाएगा। गुणा भाग काहे का लगाना है? गुणा भाग लगाओगे तो मन को बीच में लाओगे। जो चीज नेचुरली आपसे सहज रूप से उतर रही है, हाँ, आपके द्वारा, हाँ, वो जस्ट हमको एक्ट में कर लेनी है। हाँ, लेकिन हम जैसे हमारी जब बचपन से कंडीशनिंग होती है, हाँ, हमको हर चीज सिखाई जाती है, नहीं कपड़े ऐसे ही पहनने हैं, टाई ऐसी लगानी है, जूता बांधना है तो ऐसे ही बांधना है। तो हम इतने रोबोटिक हो जाते हैं कि हाँ, कुछ नेचुरली कर ही नहीं पाते हैं। वही समझने की बात है कि जो है जितनी तैयारी करेंगे उतना मामला गड़बड़ होता चला जाएगा, है ना। उतनी असहजता आती जाएगी। जितना तैयारियों पर आग्रह होगा ना, उतना जो है असहजता आती जाएगी। जो जीवंत आदमी होता है, जिंदा दिल आदमी होता है, वो तैयारियों में पड़ता नहीं। इसलिए हमको विधि देनी पड़ी ना अचानक एक्सेल वाली। एक्सेल कैसा? प्रिपरेशन नहीं करना कि एक्सेल करना है जी, पहले
इनहेल करेंगे, फिर अच्छे से एक्सेल करेंगे। वो तो गलत एक्सेल हो गया, अच्छे से क्या हुआ, रॉन्ग हो गया ना वो तो। अचानक एक्सेल का मतलब है कि जैसे ही ख्याल आया और ख्याल पूरा होने के पहले एक्सेल हो चुका, 10% सांस भीतर बची है तो 10%, 20% बची तो 20%, कोई 100% सांस नहीं फेंकनी है, अचानक एक्सेल कर देना है विदाउट एनी प्रिपरेशन, मन को बीच में लाए बगैर। तो हैकिंग है जो कॉन्शियस माइंड की, डिस्ट्रॉय हो जाएगी देन एंड देयर। सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न है जो तुम्हें ऑपरेट कर रहा है, तो जो गुलाम बना के तुम्हें नचा रहा है कठपुतली की तरह, हैकिंग टूट जाएगी देन एंड देयर। अचानक एक्सेल, अचानक, क्योंकि मन को आने नहीं देना। मन बीच में आ गया तो पूरा प्रोटेक्शन क्रिएट कर लेगा ना उसके लिए जो चल रहा है। प्रिपरेशन का क्या मतलब है, मन को मौका दिया, मन को मौका दिया तो अपने अनुकूल करेगा ना। मन के बाहर छलांग लेनी है, मन के, हाँ स्वामी जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से रहता है, मतलब जीवन में कोई प्लानिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, अगर हम बच्चे को शुरू से ही ये बात सिखा दें उसे कि भाई आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी, लाइफ में कोई तो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो फिर तो वो ज्यादा जो है होशपूर्ण, या वो होशपूर्ण भी रहेगा, सहज रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा। एक बात बताओ कि एक जो है 10 दिन बाद कोई बड़ा इवेंट है, बड़ी घटना है ना, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, कितने दिन बाद है, 10 दिन के बाद है। अब 10 दिन के बाद बड़ी समस्या है और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं कि फिर प्लानिंग करते हैं, 1 प्लानिंग, 2 प्लानिंग, 3 प्लानिंग, 4 प्लानिंग, मतलब मन लगातार एक्सरसाइज करते रहता है कि अरे भाई वो समस्या आ रही है, मैं ऐसा कर लूंगा, फिर वैसा कर लूंगा, फिर वैसा कर लूंगा, नहीं ऐसा ठीक है, नहीं वैसा ठीक है, नहीं वैसा ठीक है। और 10 दिन बाद जब आप फेस करने जाते हो, कोई समस्या है, बड़ी समस्या है, कुछ विरोधी लोग हैं, कुछ अटपटे लोग हैं, कुछ गड़बड़ लोग हैं, उनको जाके फेस करना है और उनसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और जब वहां जाते हो और खूब सारियां मन में जो है 1000 बार तैयारियां कर ली, प्लानिंग कर ली, और वहां जाकर जब फेस करते हो कोई भी तैयारी काम नहीं आती। वहां की परिस्थिति जैसी रहती है उसको वैसा हैंडल करना पड़ता है और पिछले सारी सब किया धरा वैसी रह जाता है। उसके बाद में भी यह होश नहीं आता कि इसकी जरूरत नहीं है। समस्या को समझो, समस्या से कैसे निपटूंगा इसकी प्लानिंग पे ज्यादा जोर मत लगाओ, बस समस्या को समझते रहो। समस्या को सिर्फ फैला फैला के समझते रहो, समाधान मत ढूंढो, समाधान भीतर से आ जाएगा। तुम ढूंढोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ढूंढो मत, सिर्फ समस्या को समझो, समस्या को ठीक से समझो, समस्या को जियो, समाधान को मत ढूंढो। समाधान भीतर से आएगा, प्रतिसंवेदन से आएगा, हैपनिंग के माध्यम से आएगा, और जो आएगा वो परफेक्ट होगा। समस्या को जियो, हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल जीने का वो लगता है कैसे। हाँ, कोई समस्या इतनी है कि वो बहुत हावी हो गया है, मतलब जीना। अब नहीं, समस्या हावी हो रही है इन द सेंस कि समस्या को जी नहीं रहे हो ना, मतलब समस्या जैसी है उसको फेस करो, समस्या को फेस करो इन द सेंस कि उसके समाधान की कोशिश मत करो, समस्या के स्वरूप को समझो। समस्या के स्वरूप को यदि ठीक से समझ रहे हो, है ना, उसको देख रहे हो, जी रहे हो, तो प्रतिसंवेदन से वहां जैसा करना चाहिए उसके समाधान के लिए वो घट जाएगा, और घट जाएगा तो परफेक्ट होगा। ऐसी गांव में होता था, हम बहुत छोटे थे, पढ़ते थे ऐसे, तो गांव में कई बार समस्या हो जाती, 2 गांवों के बीच में झगड़ा हो गया, कहीं कुछ हो गया, किसी बात को पॉलिटिकल मैटर बन गया, एमएलए आ गए, ये आ गए, पुलिस अफसर आ गए, समझौता करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बात बनी नहीं रही है, बात जो है बनी नहीं रही है। और जब जो है ऐसे करते करते कई मीटिंगें हो गई, वो झगड़े हो गए, ये हो गए, ऐसा मैटर होता है कि पुलिस भी चाहती है कि केस दर्ज ना हो, है ना, और जो है बड़े अधिकारी प्रशासनिक एसडीएम चाहते हैं अरे यार ये गांव के मैटर हैं, बड़े वो झगड़े हैं, वही आपस में सॉल्व कर लें। ऐसे जब होते थे और जब सॉल्व नहीं होते थे, जब सब थक हार जाते थे, तब बोलते थे अरे फलाना वो लड़का है ना उसको बुला लो, अब वहीं से समाधान निकलेगा, कि अब समस्या का समाधान तो निकल ही नहीं रहा है। तो 3-4 ऐसे लोग जिनको हम थोड़ा बहुत सुनते थे, वो आएंगे, धीरे से पुचकारेंगे, प्लीज 5 मिनट के लिए चलो ना, प्लीज ऐसा है वैसा है, या हम नहीं जाएंगे तो सब जैसे हम बैठा करते थे, एक रेस्ट हाउस था, उसमें बरगद का पेड़ था, वहाँ हम कुर्सी टेबलें निकाल के वहाँ बैठा करते, लोगों से वहीं मिला करते थे, गार्डन था अच्छा खासा, तो वहाँ हम बैठे रहते थे। तो फिर वहां पर अपना फिर वो लोग सब आके इकट्ठा होते थे, चुपचाप आकर के सब बैठ जाते थे।
फिर वो बोलते थे अरे ऐसी ऐसी समस्या हो गई है बेटा, और ऐसा हो गया वैसा हो गया फलाना हो गया। हम चुपचाप सुनते रहते थे। और क्या क्या सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो, चुपचाप सुनते रहते थे। एक आध क्वेश्चन बस बीच पूछेंगे, अरे तो ऐसा ऐसा कर लो ना, काहे के लिए उलझे पड़े हो और 2 मिनट में समाधान, और उठ के सब चले जाते थे। तो स्वामी जी हम लोग जैसे लोग हैं ना, हम समस्या को भी इतना ज्यादा उसमें इतने उलझ जाते हैं, ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, कि हम कभी उसको कभी मैग्नीफाई सॉल्यूशन करते सामने हैं ना। होता है उसको एक्चुअली देख नहीं क्या है, पाते। मन का काम है मैग्नीफाई करना। समस्या उतनी बड़ी नहीं होती, समस्या छोटी होती है और मन उसको मैग्नीफाई करता है। अब मैग्नीफाई कर दिया बड़ी समस्या है ना। अब वही है, एक पुरानी कहावत है ना कि अपना जो है जहां पर सुई का काम है वहां पे तलवार काम नहीं आती। अब तुमने समस्या को बड़ा कर लिया, और बड़ा कर लिया तो तुमने फिर हथियार तैयार की, तलवार तैयार की, तलवार से ही बात बनेगी। और मामला ऐसा था, एक छोटी सी सुई की जरूरत थी, एक सुई धागे की जरूरत थी, उससे सिलना था। अब तलवार को तुम कपड़े में डाल करके सिलोगे, तलवार तो फाड़ेगी ना, सिलेगी थोड़ी ना। और सुई भी उसमें छेद करती है, लेकिन उससे वो सिलती है, स्टिच करती है, जोड़ देती है उसको। जैसे गुरु जी आपने वो अभी एग्जाम्पल दिया 2 गांव वाला, हाँ कि इतने लोग हुए, इतना सिस्टम हुआ, इतनी मीटिंग हुई, सारा कुछ हुआ, हाँ। फिर भी वो मुद्दा सुलझा नहीं। लेकिन जिस लड़के को आप बोल रहे हो कि वो उनके कहने से, तो ऐसा क्या था कि इतने बड़े बड़े लोग इतनी मीटिंग के पास समझा नहीं पाए? वो जो है ना समस्या को मैग्नीफाई करके देख रहे थे, और समस्या को जो है भिड़ के सुलझाना चाहते थे। हम समस्या को सुलझाना चाहते ही नहीं थे, हम समस्या को सब सुनते रहते थे, और जैसी समस्या है वैसा सुनते थे। अब कोई मैग्नीफाई कर करके बोल रहा है, हम चुपचाप सुनते थे उसको, उसके उस हिप्नोटिज्म को, उसके उस प्रेशर को, उसको हम लेते ही नहीं थे अपने भीतर, सुनते रहते थे। सुनते 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 समझ में आता था कि समस्या तो सिर्फ इतनी सी है, ये सब अपना लंबा चौड़ा जबरदस्ती का कर रहे हैं। हाँ, ये की पॉइंट्स है इसकी समस्या के, की पॉइंट्स देखते थे कि ऐसा ऐसा है, और वहां पर भीतर से आ जाता था कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, दैट्स ऑल। कई बार हम उसको सरल करने की कोशिश करते हैं, बहुत छोटा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला उसको फिर भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर कैसे सहज हो जाएंगे? देखो ये जो है ना, ये वैशेषिक मुद्दों पर लाओगे तो फिर वो बात बनेगी नहीं। प्रतिसंवेदन को जीना चालू करो तो बाकी सब चीजें हो जाएंगी, है ना। स्वामी जी ये वैसा करे, इसमें कैसा करेंगे, उसमें कैसा करेंगे, उसमें ऐसा करेंगे, ये सिर्फ ये मन के वही मैग्नीफाइंग सिस्टम काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सिंपल वर्ड्स में प्रतिसंवेदन मतलब कि दूसरे के लिए एम्पैथेटिकली हम सोचना जब शुरू करेंगे, नहीं तो वैसा। हाँ, प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि हम सहज हैं और हम जो है परिस्थिति को सिर्फ समझ रहे हैं। अभी हमने कुछ करने का कोई डिसीजन और प्लानिंग और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। परिस्थिति को समझ रहे हैं। अब परिस्थिति में जो चीज दिख रही है, वहां पर जो वास्तव में जो चीज है जो कि मिसमैनेज है, वो मिसमैनेज क्या है वो हमें जब ठीक से समझ में आता है, तो उसी के बीच में उसका समाधान छुपा होता है। समस्या में ही समाधान इनबिल्ट होता है। यदि समस्या को देख पाओ तो, समस्या को हम देखते नहीं समस्या को हम देख नहीं पाते ना, क्योंकि हम ब्लाइंडेड है, हमारे पास इतनी, फिर उसमें हम अपने पूर्वाग्रहों से फंसे रहते हैं, पूर्वाग्रहों से उसे जानते रहते हैं, प्रेजुडिसेस हैं, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, हाँ, तेरा मेरा है, ये सब चीजें होती हैं। तो समस्या को एज इट इज जैसी हम देख पाते हैं, तो समस्या के भीतर ही समाधान छुपा होता है, वो दिखने लगता है। स्वामी जी अगर सहजता से कहें तो जो हमारा ये जो शिक्षा नीति है या जो शिक्षा है, वो सबसे बड़ी बाधक है हमारी सहजता के अंदर। हाँ, तो शिक्षा आपके परिवार में पहले शिक्षा मिलती है, फिर आपके मोहल्ले वाले शिक्षा देते हैं, फिर आपके स्कूल शिक्षा देता है, सारी शिक्षाएं गड़बड़ है। और शिक्षा तो सब तरह से मिल रही है ना आपको। और ये सारा जो है ये प्लानिंग के तहत ही होता है, किसी कहीं पर भी आपको स्वतंत्र कोई भी कार्य करने ही नहीं दिया। पहली बात यही है कि किसी को जिम्मेदार बनाना है तो उसको पहले स्वतंत्रता दो। उसको स्वतंत्रता दोगे तभी तो जिम्मेदार बनेगा ना। जिम्मेदार कैसे बनेगा, लाइबिलिटीज को कैसे कैरी करेगा, जब उसके ऊपर छोड़ दो। बच्चे के साथ ऐसा करो कि उसके ऊपर छोड़ो, क्या करेगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा करेगा, फिर धीरे धीरे सीधा करने लगेगा करने से। अब बच्चों को बिल्कुल एकदम हिसाब किताब से रखोगे, बड़े पालने में सजा कर और ये वो करके, है ना, तो वो मजबूत बनेंगे कैसे। उन्हें मजबूत बनाने के लिए जो है स्ट्रगल्स देने पड़ते हैं ना।
मुझे अगर मन मैग्नीफाई करके दिखाता है चीज़ों को, तो लेकिन हमें ऐसा नहीं देखना है, एज इट इज जैसा है वैसा ही देखना है, तो समस्या भी सिर्फ एक सिचुएशन की तरह दिख जाएगा ना, समस्या की तरह नहीं दिखेगी। हाँ, एक छोटा बड़ा नहीं होगा ही नहीं उसका, वो एक सिचुएशन की तरह है। और एक बात और, इसको एक इस तरीके से देखो कि मतलब हमारे जो प्रशिक्षण है वो ऐसे हैं कि चीजों को सहज होने नहीं देना चाहते, परिस्थितियों को जो है सहज जो है होने नहीं देना चाहते। गौर से देखो कि जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गौर से देखो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ईगो क्लैशेस होते हैं, है ना, ये ऐसा नहीं वैसा है, ये वैसा नहीं वैसा है, इसको ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, और वो ईगो क्लैशेस हटा दो तो वहां कोई समस्या है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। जैसे हम जैसे रिट्रीट्स भी कर रहे हैं, रिट्रीट्स में यदि ईगो क्लैशेस ना हो तो कोई समस्या है क्या? क्या है? थोड़ी सी साफ सफाई करनी है, थोड़े से किचन के काम करने हैं, उसमें कोई समस्या है क्या? घर में सब लोग अपना किचन में काम करते हैं, घर में सब लोग सफाई करते हैं, इतने सारे लोग मिलकर के, ये घर बड़ा है तो लोग भी तो ज्यादा है, कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। लेकिन समस्या यहाँ पर भी पैदा हो जाएगी। तो समस्या क्या है? ईगो क्लैशेस है। नहीं तो समस्या है क्या? कौन सी समस्या है? अरे भाई, कुछ चीज जैसे अनुमान में छोटी मोटी कुछ गलती हो गई, तो गलती हो गई, आज हो गई तो कल फिर सुधर जाएगी कि हाँ कल ऐसा हो गया था तो ऐसे करने पे ऐसे ठीक हो जाएगा। हो गया सो हो गया, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कुछ? हो गया सो हो गया, उससे करने से ही तो सीखते हैं, है ना। थोड़ा सा मिसमैनेज होगा फिर राइट मैनेज हो जाएगा, ये कोई बड़ी समस्या है क्या? उस पर यदि थोड़ा कोई डिस्कशन हो गया और किसी ने उसको दिल पे ले लिया, दिल पे ले लिया मतलब समस्या हो गई, और दिल पे नहीं लिया तो कोई समस्या है? वो तो एक सिर्फ एक बात हो रही थी ना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं वैसे होना चाहिए, एक अपना सुझावात्मक तरीके से बात हुई। उसको किसी दिल पे ले लो तो नहीं मेरे खिलाफ ऐसा हो गया, मेरे खिलाफ ऐसा हो गया, ये बात हो जाती है। और वैसे कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। लेकिन हम उसको समस्या बना सकते हैं, जो समस्या नहीं है उसको भी हम समस्या बना सकते हैं। तो ये क्या है? क्या परिस्थिति में समस्या है? नहीं, समस्या हमारे भीतर है, उसको ही तो ढूंढना है। और साधना क्या है? वही तो साधना है कि समस्या कहाँ है? हमारे भीतर है। तो अपने भीतर की उस समस्या को देखना है कि कैसे हम समस्या को क्रिएट करते हैं। संसार में कोई बहुत दिक्कतें नहीं होती, हम समस्याओं को क्रिएट करते हैं। तो जो समूह है वो भी क्रिएट करते हैं, जातियां भी समस्या को क्रिएट करती हैं, पॉलिटिक्स भी समस्या को क्रिएट करते हैं। वैसे पूरा मनुष्य समाज जो है, पूरी मनुष्य जो है सहजता से जीवन जिए, तो संसार में कोई समस्या है क्या? सहजता से सब लोग जिए तो कोई समस्या है क्या? लेकिन सहजता से कोई जीना नहीं चाहता, असहजता से जीना चाहते हैं। हमें ज्यादा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तरह तरह के आग्रह दुराग्रह हैं। तो उसके कारण जो है तरह तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। समस्या हमारी क्रिएटेड होती है और समस्या हमारे भीतर है, उसको हम बाहर जो है प्रोजेक्ट करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। गुरुजी, जो आप बताते हैं कि 48 मिनट्स तक निर्विचार अगर अवस्था रहती है तो आदमी मतलब जो भी प्राण है जो भी है वो समय और देश काल से पार हो जाते हैं। तो आत्मबोध उसी को कहते हैं क्या? हाँ, वही आत्मबोध है, जहाँ देश काल का बोध हो रहा है, मतलब सेपरेशन को जिया जा रहा है। देश और काल जो है सेपरेशन की घटना है। देश और काल जो है सेपरेशन को पैदा होता है। सेपरेशन है तो देश काल का बोध होगा, सापेक्षता से होता है ना। देश काल यानी सापेक्षता है, रिलेटिविटी है। टाइम एंड स्पेस जो है वह रिलेटिविटी का परिणाम है। रिलेटिविटी को जी रहे हो तो टाइम एंड स्पेस को जी रहे हो। और रिलेटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि सेपरेशन है।
सेपरेशन नहीं होगा तो रिलेटिविटी होगी ना? नहीं होगी ना। वननेस में रिलेटिविटी हो सकती है क्या? टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये छोटा है, बड़ा है, ये आड़ा है, टेढ़ा है, ये सीधा है, ये सुंदर है, असुंदर है, ये ऊंचा है या नीचा है। रिलेटिविटी पैदा कैसे होती है? सेपरेशन से पैदा होती है ना। तो सेपरेशन है तो रिलेटिविटी पैदा होगी, रिलेटिविटी पैदा होगी तो आगे पीछे ऊपर नीचे, इसे तो टाइम एंड स्पेस पैदा होता है ना। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं पहले बाद, है ना। वहीं से तो टाइम एंड स्पेस पैदा होगा ना। वह इल्यूजन पैदा कहाँ से होगा? सेपरेशन से पैदा होगा। स्वामी जी ये बात तो समझ में आ जाती है थ्योरेटिकली, पर फिर हम इसको जी क्यों नहीं पाते हैं? देखो हम जो है ना उसको कुछ ज्यादा आग्रहपूर्वक जीना चाहते हैं ना, आइडियल तरीके से जीना चाहते हैं। आइडियल जो है वो बीमारी है। आइडियलनेस हमेशा एक सबसे बड़ी बीमारी वर्ल्ड की कौन सी है? आइडियलनेस, नैतिकता, सच्चाई, सब क्या है? ये बीमारियां है। कुछ आइडियल नहीं होता है। आइडियल का मतलब असहज होगा ना वह, कि आइडियल मतलब ऐसा, मुझे ऐसा होना है, मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहना है, मुझे ऐसा ऐसा होना है। तो एक बहुत बंधा हुआ स्ट्रक्चर हाँ, है। बंधा हुआ मतलब स्वतंत्रता नहीं है ना। स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता, स्व यानी जो हमारा स्वभाव है, हमारा भीतर का होना है, उसका तंत्र, उसका मैकेनिज्म होना चाहिए। उसका जो सहज मैकेनिज्म क्रिएट होता है, वह कोई बना हुआ मैकेनिज्म नहीं होता। स्व का जो तंत्र होता है वह प्रतिसंवेदन से निर्मित होता है, प्री क्रिएटेड नहीं होता है। वो प्री क्रिएटेड नहीं होता है, वो परिस्थिति के अनुसार तुरंत क्रिएट हो जाता है, इमीडिएट क्रिएट होता है उस समय, क्योंकि हैंडलिंग के लिए वह जरूरी होता है। वो लीला होती है। वो क्या होता है? लीला। लीला किसको कहते हैं? है ना, कृष्ण की लीला कहते हैं यहाँ पर, है ना। सबकी लीला, सब हर कोई लीला कर सकता है। रास है या महारास है। तो लीला जो है वो ऐसी है कि जहां हम कुछ करना नहीं चाहते, घटता है, हैपनिंग होती है। तो हैपनिंग में स्व से हैपनिंग होती है ना। हैपनिंग कहाँ से? भीतर से बाहर आएगी ना। हमारा स्व का जो होना है, हमारी जो अंदर की प्योरिटी है, जो हमारी बीइंग है, प्योर बीइंग है, वहां से प्रतिसंवेदन घटेगा। तो प्रतिसंवेदन घटेगा तो उस समय वो जो कुछ करने, वहां जो कुछ होना है, घटना है, उस घटने के लिए एक तंत्र वहां पे विकसित होगा इमीडिएट। पुराने तंत्र का कोई यूज नहीं किया जाएगा, नया तंत्र वहां पे निर्मित होगा। यही प्रतिसंवेदन है। और इससे जो घटेगा वह लीला है। इससे जो घटेगा वह लीला है। और प्री डिसाइडेड या इन्फ्लुएंस से बने हुए किसी तंत्र के द्वारा प्रतिक्रिया होती है, इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से प्रतिक्रिया होती है। प्री डिसाइडेड पुराने मैकेनिज्म के सहारे, पुराने तंत्र के सहारे यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो वह संसार निर्मित होता है ना। तो बहुत सारे गुणा भाग होंगे, ऐसा वैसा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है, गलत हो रहा है, ढोलाना ऐसा कर रहा है, दिखाना ऐसा कर रहा है ना। गुरुजी, हाँ। ये हम कैसे एहसास करेंगे, कैसे समझ में आएगा कि ये प्रतिसंवेदना है या इसमें मैनिपुलेशन है माइंड का? इतनी माइन्यूट कैसे उसमें यदि समझ पाएंगे? सहजता का कोई क्षण आया है जीवन में, तो सहजता यदि रहेगी तो प्रतिसंवेदन है। असहजता है तो वहां पर जो है वो प्रतिसंवेदन नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स हो भीतर, तो वहां पर जो है वो सहजता है, उससे प्रतिसंवेदन है। वहां प्रतिसंवेदन को जी रहे हो। असहज हो रहे हो वहां पर, मतलब प्रतिसंवेदन नहीं, कोई इन्फ्लुएंस, हाँ इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। इन्फ्लुएंस वाले मैकेनिज्म से ऑपरेट हो रहे हो, ऑपरेटेड हो। स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र है, इन्फ्लुएंस वाला तंत्र है, दूसरों के मैकेनिज्म पर चल रहे हो। स्वतंत्र यानी खुद के मैकेनिज्म पर चल रहे हो, अपने अंतर के मैकेनिज्म पर चल रहे हो, और वो प्री डिसाइडेड नहीं है और प्री मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। वह तंत्र तुरंत बनता है, परिस्थिति के अनुसार तुरंत जो क्रिएट होता है, प्री क्रिएटेड नहीं है। स्पॉन्टेनियस, या स्पॉन्टेनियस, दैट्स कॉल्ड। मोमेंट में आपको जो रिएक्शन आ रहा है, हाँ वो ही सही है। हाँ। स्वामी जी, लेकिन आइडियलिज्म तो बाहरी जगत के लिए अवश्य ना। जैसे कोई काम कर रहे तो आइडियल देखो, एज ए टूल जो है हर चीज का उपयोग कर सकते हो। एज ए टूल जो है हर चीज का उपयोग कर सकते हो।
बट एज ए टूल। उससे बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाओगे तो बैरियर बन जाएगा। अब कुछ जो है कुछ डेटास का उपयोग करोगे। अब तुम्हें कोई बिजनेस करना है तो डेटास और इंफॉर्मेशन का उपयोग तो करोगे ना, कि क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, उसको समझोगे कि डिमांड है कि नहीं, सप्लाई हम दे सकते हैं कि नहीं, तो सप्लाई देने का मैकेनिज्म कैसे डेवलप करोगे, किसे जरूरत है, कहाँ जरूरत है, कितनी जरूरत है। वो तो फिर अपना वो वाले चीज़ों पे जाओगे, जैसे बिजनेस या किसी और चीज़ या कहीं पर जाओगे तो, है ना। तो वो एज ए टूल यूज करोगे ना, उसको एज ए टूल यूज करोगे ना। और तुम जो हो वहां पर, तुम भीतर वहां सहजता से रहोगे। तुम डेटा से प्ले कर रहे हो पर उससे हिप्नोटाइज नहीं हो रहे हो। तुम डेटा से प्ले कर सकते हो विदाउट हिप्नोटिज्म, या तुम अपना उसे ही सत्य मान सकते हो। गुरुजी, हमें बायोलॉजी में सिखाया गया है कि जो हमारी आईज में आई लेंस होता है, तो आई लेंस में जो रेज जाती है वो फिर हमारे रेटिना पे फोकस होकर इमेज बनाती है। तो एक बहुत छोटा वेवलेंथ होता है वो। तो बाकी की रेज वो कहाँ जा रही है, और मतलब हम तो एक बहुत छोटी वेवलेंथ को देख पा रहे हैं, तो बाकी का तो हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। अब वो जो है अतीन्द्रिय क्षमताएं जागती हैं साधना करते हो तो, है ना। पहले देखो कि क्षमताओं का विकास ग्रेजुअली होता रहता है ना। आज हम जितने कलर्स की बात कर रहे हैं ना, यह कलर वह कलर वह कलर, 100 साल का पहले का आदमी इतने कलर नहीं जानता था, उन्हें देख ही नहीं पाता था। 1000 साल पहले के आदमी के पास कलर्स और कम थे, उनकी क्षमता उतनी विकसित नहीं हुई थी, इतने कलर्स देखने की क्षमता विकसित नहीं हुई थी। अब जो हम ज्यादा कलर्स देख पाते हैं, 52 का तो पैक आता है कलर्स का, 52 कलर्स का। हाँ, अरे छोड़ो, एक ग्रीन कलर में ही जो हम शेड्स की बात कर रहे हैं, है ना, पेंट के लिए लेने जाते हैं ना एशियन पेंट का, उसमें 1000 शेड्स होते हैं। शेड्स होते हैं। तो वो शेड्स जो हैं, ये जो धीरे 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 जो है ये क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है ना। और साधना में अतीन्द्रिय क्षमता है, उसमें फिर जो है ऐसे एक्वा कलर्स दिखते हैं जो कि एक्चुअली कहीं पर दूसरे लोगों को दिखते ही नहीं, जिनकी चर्चा ही नहीं होती। जब साधना में बैठो और साधना में बैठने के बाद प्रकृति को निहारना, पर प्रकृति बड़ी सुंदर दिखती है, ज्यादा कलरफुल दिखती है, तुम्हारी देखने की क्षमता बढ़ चुकी होती रहती है ना। तो ये तो ऐसा है, साधना के माध्यम से तो ग्रेजुअली ग्रो करते हो ना। अब जितनी क्षुद्रता को तुम जियोगे तुम उतना ही तो देख पाओगे ना। तुम जितनी क्षुद्रता को जियोगे उतना ही तुम देख पाओगे, उतना ही तुम सुन पाओगे। हालांकि प्रकृति एक सिस्टम को फॉलो करती है, प्रकृति, तुम प्रकृति का हिस्सा हो। तुम भले कुछ भी सोचते हो कि मैं ऐसा मैं वैसा, तुम कुछ नहीं, तुम प्रकृति का हिस्सा हो। जैसे चींटी है, जैसे पौधा है, जैसे घास है, जैसे पात है, वैसे तुम हो। तो वह जो है उसके पास एक विजडम है, प्रकृति एक पूरी विजडम से ही चलती है, उसमें इनबिल्ट विजडम है। कोई प्रकृति है उसकी विजडम ऐसा नहीं, सब में विजडम है। तुम्हारे एक सेल्स में विजडम है ना। उसमें पूरे जेनेटिक ऑर्डर्स जो है उसमें इनबिल्ट हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ इनबिल्ट है वहाँ पे, सब कुछ इनबिल्ट है। तो उसमें वो इनबिल्ट होता है कि तुम्हें जो सुनाई पड़ेगा इस फ्रिक्वेंसी से इस फ्रिक्वेंसी, वो जो हर्ट्ज होती है ना, इस हर्ट्ज से इस हर्ट्ज के बीच में ही तुम्हें सुनाई पड़ेगा। उससे ऊपर और नीचे का नहीं, उससे ऊपर और नीचे का आएगा तो तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। चमगादड़ को ज्यादा सुनाई देगा, वो कुछ जो है तेज ध्वनियों को सुन पाता है, लेकिन उसके कान के पर्दे की क्वालिटी भी वैसी होगी। ऐसे ही तुम्हें हर जानवर का अलग अलग होता है ना। तुम कहते हो कुत्ता यह कलर देख के ऐसा करता है, वो कलर ऐसा, अरे कुत्ते को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उसे कलर दिखते ही नहीं, पता है। कुत्ते को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक एंड टीवी नहीं देखते थे पुराने जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है कुत्ते को, उसके कलर नहीं दिखते उसको। तो उसकी अभी वो क्षमता वहां तक है। तो प्रकृति के पास अपनी एक विजडम है कि किसको कब क्या कितना देना है। साधना के द्वारा कोई व्यक्ति उन्नत होता है तब उसकी देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, बाकी क्षमताओं में अपने आप विकास हो जाता है, अपने आप विकास हो जाता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागना कहते हैं इसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागना। स्वामी जी, मोक्ष के लिए भी एक आंतरिक मजबूती चाहिए होती है, जबकि लगता है ऐसा है कि सिर्फ देना ही देना है, इच्छाओं को छोड़ना है, लेकिन एक मजबूती भी अंदर चाहिए होती है। वो कौन सी मजबूती होती है? नहीं, मोक्ष
को पाने के लिए किसी मजबूती की जरूरत है, तो मतलब मोक्ष कुछ है और उसको पाना है, ग्रैब करना है ना। प्रश्न में ही ऐसा है ना कि मोक्ष कुछ है, उसे ग्रैब करना है। ऐसा तो मोक्ष होता नहीं है ना। मोक्ष का अर्थ है कि कुछ पाना ही नहीं है। जब कुछ नहीं पाना है तो रिलैक्स हो। सारी अनरिलैक्सनेस आती कहाँ से है, अनकंफर्टेबिलिटी आती कहाँ से? कुछ पाना है कहाँ है, नहीं मिल रहा, कब मिलेगा पता नहीं, चूक तो नहीं जाऊंगा। सारे गुणाभाग पैदा कहाँ से होते हैं? सारा विचलन, एंग्जाइटी, है ना, डिससेटिस्फेक्शन, हाँ, ये चाहिए। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष ऐसी चीज नहीं जिसे तुम ग्रैब कर सकते हो। जब तुम कुछ पाना ही नहीं चाहते, न यह न वह, है ना, न संसार पाना चाहते हो, न धर्म पाना चाहते हो, न ध्यान पाना चाहते हो, न मोक्ष पाना चाहते हो, न मुक्ति पाना चाहते हो। जब तुम कुछ पाना ही नहीं चाहते, जब तुम कुछ पाना ही नहीं चाहते हो, तो फिर वहां पर तुम रिलैक्स हो जाओगे। जब तुम रिलैक्स हो जाओगे तो तुम कहाँ रहोगे? क्या तुम हो सकते हो? तुम हो कौन? बहुत सारी एक्सरसाइजेस का जोड़ हो, बहुत सारी अनरिलैक्स होने वाली प्रैक्टिसेस का तुम योग हो, जोड़ हो। यदि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम होगे कहां पर? करने से तुम पैदा होते हो, करने से कर्ता पैदा होता है, कर्ता पैदा ही करने से होता है। यदि तुम कुछ नहीं करोगे तो कर्ता पैदा ही नहीं होगा। कर्ता गया, अकर्ता, डूअर है ही नहीं वहां पर। डूअर है ही नहीं, तभी तो रिलैक्सनेस होगी ना। डूअर है तो रिलैक्सनेस, डूअर और रिलैक्सनेस एक साथ हो सकती है भावना? इज इट पॉसिबल? डूअर और रिलैक्सनेस एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। जब डूअर होगा ही नहीं तो वहां पर कोई समस्या होगी नहीं, कोई परेशानी होगी नहीं। जब ट्रांजिट पीरियड बहुत ज्यादा मुश्किल हो, किसी का हो सकता है ऐसा, तो तब तो वो हार जाएगा या छोड़ देगा कि ये तो मुश्किल है। देखो, हम कहने दो हमें पहले, ठीक है ना। अब वहां पर डूअर होगा ही नहीं, जब करने वाला कोई है ही नहीं तो वहां कोई कर्ता होगा ही नहीं। कर्ता होगा ही नहीं, तुम वहां पे हो ही नहीं, तुम वहां हो ही नहीं, तो वहां पर कौन है? मोक्ष है। तुम हो मतलब तुम कुछ हो, कोई भी दायरे में तुम हो, और वहां पर फिर तुमसे बाहर भी कुछ है, मतलब वहां पे मोक्ष नहीं हो सकता ना। मोक्ष का मतलब तुम हो और कोई और भी है, कोई और भी है तो फिर अनंत है, बहुत सारे हैं। यह अलग है, वह अलग है, वह अलग है, वह अलग है ना। तो वहां पर अनंतता है। तुम हो तो फिर दो नहीं हो सकते, उस दो का मतलब अनंत होता है ना। बाइनरी लैंग्वेज का बेसिक क्या है? 0101। उसके बाद बाकी बाइनरी लैंग्वेज डेवलप होती है, उसमें फिर 1000 चीजें तुम बताओगे कि यह भी सूत्र है, यह भी सूत्र है, यह भी सूत्र है। बेसिक में तो 01 है ना, 011 है मतलब अनंत है। उसमें तो बाकी चीजें फिर उसके श्रृंखला में आती चली जाएगी ना। इसलिए जो है ना, इसलिए देखना, आज से 2 साल बाद ना लोग हंसेंगे, 2-3-4 साल बाद जो है लोग हंसेंगे, बोले वो जो है ना अपना लैपटॉप लेकर के बोलते थे ये बड़ा अच्छा फोन है, या अपना सुपर कंप्यूटर लेकर बोलते थे सबसे एडवांस फोन है। कैसे बेवकूफ लोग थे बोलेंगे। अभी जैसे क्वांटम कंप्यूटर आएगा ना, क्वांटम कंप्यूटर जैसे ही आ जाएगा ना, लोग हंसेंगे, बोले वो जो है ना खिलौना। जैसे अब पहले कैलकुलेटर से बड़े प्रभावित होते थे लोग, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कैलकुलेटर को देखने आते थे लोग, अरे कैसा कैलकुलेटर काम करता, कैसे जोड़ देता है, कितना आश्चर्यजनक है ना, कितना आश्चर्यजनक है। तब हम जो है उस जमाने वैसे पढ़ते थे, तब हम बोलते थे तुम इससे प्रभावित हो रहे हो, अरे इसके अंदर तुम्हें चित्र चलते हुए दिखेंगे, तब तुम कैसा करोगे? और तुम इसे बोलोगे और वो करने लगेगा, तब तुम कैसा करोगे? तो बोलते हैं क्या बातें करते हो, ऐसा कभी हो सकता है? मैं कहा देखना होगा। और वो चीज आ गई, अब फिर से देखना, फिर से होगा। क्वांटम कंप्यूटर आएगा, उस पर हंसेंगे, और 15 साल बाद कोई एडवांस कंप्यूटर आएगा, वो हंसेंगे। क्वांटम कंप्यूटर को लोग बहुत बड़ा कहते थे, जबकि वो बहुत बड़ा है ही नहीं, ऑर्डिनरी है। तो जो 01 है, उस 01 में फिर जो है वो अनंत विस्तार छुपा हुआ है, वो फैलाव जो है इनफाइनाइट, इसका कोई अंत नहीं है। किसी टेक्नोलॉजी का कोई अंत नहीं है। टेक्नोलॉजी यानी
उलझते पुलझते धागे, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। अब जो है रिलैक्स हो जाओगे, मतलब डूअर है ही नहीं, करता है ही नहीं, न करता है, जब करता है नहीं तो कर्म भी नहीं होगा, और कर्म नहीं है तो कोई व्यस्तता भी नहीं होगी, गुणाभाग भी नहीं होगा, हिसाब किताब भी नहीं होगा, वहां पे दूसरा होगा भी नहीं। कैसे दूसरे को हिसाब किताब लगाओगे? हिसाब किताब लगाओगे तब तो ना दूसरा होगा। हिसाब किताब जब वहां लगाने वाला कोई मैकेनिज्म ही नहीं है तो दूसरा है कहाँ? दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर समस्या कहाँ है? और समस्या है ही नहीं तो ये मोक्ष है ना। मोक्ष का क्या अर्थ है? और मोक्ष है रिलैक्स हो ना, कंप्लीट रिलैक्स हो ना, कंप्लीटली रिलैक्स।